हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 97 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है जो एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्रयास करिए कि अधिकतम क्वेश्चन कर ले, कम से कम 15 क्वेश्चन या जितनी क्षमता हो उतना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने आप को देखिए कि कितना कर पा रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स 101 का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिकता के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिकता के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। बी कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परीक्षण और पर्यवेक्षण के तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। सी कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ज्ञान की एक पृथक शाला है। डी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निश्चयता और सार्वभौमिकता होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निश्चय और सार्वभौमिकता होता है। क्या इसमें से कौन सही नहीं है? तो आंसर जो जाएगा डी के साथ जाएगा। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निश्चयता और सार्वभौमिकता नहीं होता है, एक गलत कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। यह किसका कहना है कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच शक्ति से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो यह किसका कथन है? ऑप्शन एक है ए मैनिंग का, ऑप्शन बी है कैपलान का, ऑप्शन सी है मॉर्गेनथाउ का, ऑप्शन डी है लासवेल का। तो आंसर हो जाएगा 102 का सी मॉर्गेनथाउ का। 102 ऑप्शन का सी हो जाएगा। दोस्तों, मॉर्गेनथाउ का कथन है कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन लोगों पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनके बीच शक्ति से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है, ऐसा उनका कहना था मॉर्गेनथाउ का। मॉर्गेनथाउ की जो एक पुस्तक थी दोस्तों, उनके पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स एमंग नेशन। उनके पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स एमंग नेशन। इनकी पुस्तक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर। ये पुस्तक है, ये मॉर्गेनथाउ की पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में क्या सही नहीं है? नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, राजनीतिक यथार्थवाद नैतिकता के प्रति उदासीन नहीं है। बी ऑप्शन है, यथार्थवादी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजनीति से प्रभावित नैतिक नियम बनाते हैं। सी ऑप्शन है, नैतिक नियमों को राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है, राजनीति में यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा कार्य पूरी तरह नैतिक है और कौन सा कार्य पूरी तरह अनैतिक है। तो 103 का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में क्या सही नहीं है, तो वो है डी। ठीक है, डी में है, राजनीति में यह तय करना मुश्किल है कि कौन कार्य पूरी तरह नैतिक है और कौन से कार्य पूरी तरह अनैतिक है। ऐसा कहना एक गलत है, असत्य कथन है, क्योंकि कुछ तो मालूम हो जाता है कौन सा नैतिक है कौन सा अनैतिक। अगला क्वेश्चन 104 नंबर। मार्टिन कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिमानों की संख्या है। मार्टिन कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रतिमानों की संख्या क्या है, ये बताना है। ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 6 और डी है 4। तो 104 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा।
6। कितने हैं? 6। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्याख्या के संदर्भ में कौन सी स्थिति सही नहीं है? शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्याख्या के संदर्भ में कौन सी स्थिति सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, व्याख्याओं ने इस संबंध में परस्पर विरोध विचार व्यक्त किया है। ऑप्शन बी है, यह सिद्धांत अस्पष्टता से व्याप्त है। सी है, यह सिद्धांत काफी स्पष्ट और व्याप्त है। डी है, इसके साहित्य ने विषय को और अधिक जटिल बना दिया है। तो 105 का जो आंसर होगा वह सी सही हो जाएगा दोस्तों। यह सिद्धांत काफी स्पष्ट और व्याप्त है, एक गलत कथन है। शक्ति संतुलन सिद्धांत की व्याख्या के संदर्भ में कौन सी स्थिति सही नहीं है? तो वह यह सही नहीं है कि यह सिद्धांत काफी स्पष्ट और व्यापक है, यह गलत है। सही नहीं बताना था, कौन गलत है ये बताना था। सामूहिक सुरक्षा के विचार पर आधारित सुरक्षा और शांति संबंधी प्रयास दिखाई पड़ता है। सामूहिक सुरक्षा के विचार पर आधारित सुरक्षा और शांति संबंध प्रयास दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है, वियना कांग्रेस में। ऑप्शन सी है, ओस्ट्रब्रक की संधि से, वर्साई की संधि से। डी है, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी के साथ जाएगा, वर्साई की संधि में। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्साई की संधि में। अगला क्वेश्चन, मर्गेंथाउ मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? मर्गेंथाउ मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, सी है जर्मनी, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका, डी है फ्रांस। तो आंसर जो जाएगा आपका 107 का बी, जर्मनी। 107 का क्या जाएगा? बी, जर्मनी। मर्गेंथाउ मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के हो जाएगा 107 का बी। 108 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठन के मुख्य लक्षण हैं। क्षेत्रीय संगठन के मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए है, समान भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता वाले राष्ट्रों का समूह, समान धर्म एवं नस्लीय समरूपता वाले राष्ट्रों का समूह। सी है, समान आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण में आस्था रखने वाले राष्ट्रों का समूह। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या है? क्षेत्रीय संगठन के मुख्य लक्षण है तीनों के तीनों। इसको नोट कर लीजिएगा। 109 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, सार्क के उद्देश्य, सिद्धांतों, संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। किसमें इसको परिभाषित किया गया है? सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। किसमें किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ढाका घोषणा पत्र में, काठमांडू घोषणा पत्र में, नई दिल्ली घोषणा पत्र में, कोलंबो घोषणा पत्र में। तो जो आंसर हो जाएगा 109 का दोस्तों, ये सही हो जाएगा ढाका घोषणा पत्र में। अगला क्वेश्चन 110 नंबर, 1976 के बाली जो इंडोनेशिया में है, शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुख्य सुझाव रखे गए। क्या सुझाव रखे गए ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक व्यापार को महत्व देगा। खाद्य एवं ऊर्जा शक्ति वाले इन क्षेत्रों में अभाव से पीड़ित आसियान देशों को मदद करेगा। सी है, आसियान के देश व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास करेंगे। उपयुक्त सभी। तो आंसर जो जाएगा डी के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी। तो 1976 के बाली शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुख्य सुझाव क्या रखे गए थे? तो उपयुक्त तीनों सुझाव थे, ऊपर के सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, ओपेक संगठन का उद्देश्य है। ओपेक संगठन का उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। खनिज तेलों का उत्पादन और इसकी कीमत को नियंत्रित करना, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों की परस्पर पूर्ति करना। सी है, तेल की कीमतों की स्थिरता प्रदान करना तथा तेल की अधिक कीमत प्राप्त करना। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
तो जो ओपेक है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो बगदाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? बगदाद, ये याद रखेंगे, ठीक है, बगदाद में हुई थी। और इसके जो सदस्य देश थे, सदस्य राष्ट्र थे, वो मुख्य रूप से 5-6 थे जो थे मुख्य रूप में, उसमें ये थे, ठीक है, ईरान था, ईरान, इराक, कुवैत, और फ्रेंड्स कुवैत के बाद आपका सऊदिया अरब है, वेनेजुला है। तो अरब लिख देते हैं, सऊदिया अरब है, सऊदिया अरब और वेनेजुला, तो इनको आप नोट कर लेंगे, वेनेजुला ये वाला हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इतने मतलब देश हैं। और इसकी स्थापना जो की गई है 1960 में ओपेक का किया गया था। और ये इसके जो है बगदाद में है, ठीक है, बगदाद में स्थापित किया गया था 1960 में। तो इन सबको तथ्यों को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी था, ठीक है, इसका आंसर जो था वह डी था, ठीक। ओपेक संगठन का उद्देश्य क्या है? तो खनिज तेलों का उत्पादन और इसकी कीमतों को नियंत्रित करना, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों की परस्पर पूर्ति करना, तेल की कीमतों को स्थिरता प्रदान करना और तेल की अधिक कीमत प्राप्त करना, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य है ओपेक के। अगला है OAS है। OAS क्या है? एक सैनिक संगठन, एक आर्थिक संगठन, एक व्यापारिक संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा एक सैनिक संगठन। ओपेक क्या है? एक सैनिक संगठन है जो इसकी स्थापना अमेरिका में, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? अमेरिका में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। 1945 में किस नगर में हुई थी? तो मैक्सिको। किस नगर में? मैक्सिको में हुई थी दोस्तों, मैक्सिको नगर में हुई थी। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सैनिक संगठन है, ये आपका सही आंसर है। वर्ष 1997 में किस देश को शामिल कर लेने के पश्चात G7 अब G8 हो गया है? वर्ष 1997 में किस देश को शामिल कर लेने के बाद में G7 अब G8 हो गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है रूस। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो ये G7 है उसमें जो मुख्य रूप से कौन कौन देश हैं ये आप जानते होंगे। तो इसमें जो मुख्य देश हैं वो अमेरिका है, कनाडा है, आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अमेरिका, कनाडा, ठीक है। और इसके बाद है जर्मनी, ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं। इसके बाद फ्रांस, फ्रांस, इसके बाद आपका जापान, फ्रांस, जापान, इटली, और इसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 इटली, अब रूस हो गया है। तो इनको आप याद रखेंगे। कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली और रूस, ठीक है। जो रूस था इस संगठन में कब सम्मिलित हुआ था? तो 1997 में, 21 जून 1997 में सम्मिलित हुआ। 21 जून 1997 में, ये याद रखेंगे। 1997 में रूस शामिल हो गया था, इसका सदस्य बन गया था। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 114 नंबर। G15 का सचिवालय अवस्थित है। G15 का सचिवालय कहाँ अवस्थित है? ये आपको बताना है। जनेवा में, नई दिल्ली में, कुआलालंपुरम में, इनमें से कोई नहीं। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा, जनेवा में। क्या है? G15 का जो सचिवालय अवस्थित है वो कहाँ है? जनेवा में है दोस्तों। 15 का क्वेश्चन देखते हैं। नौ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसके प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकाश में आई? 9 अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किसके प्रक्रिया स्वरूप प्रकाश में आई? ऑप्शन ए है ब्रिटेन वुड व्यवस्था के बाद, उत्तर दक्षिण विवाद के बाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, उपयुक्त में से किसी से नहीं।
तो आंसर जो जाएगा 115 का ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन वुड व्यवस्था से। ठीक है, जो नौ अंतर्राष्ट्रीय वाद था अर्थव्यवस्था, नौ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ है नए विकासशील देशों का आर्थिक विकास। पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पे न रहे बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न कराने वाले उपनिवेश न माने। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर से तात्पर्य है, उत्तर से तात्पर्य है 116 का। तो उत्तर से जो तात्पर्य हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है। तो आंसर जो जाएगा ए के साथ जाएगा, आपका ए सही है, बी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 117। गैट का अस्तित्व कब समाप्त कर दिया गया? गैट का अस्तित्व कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? ऑप्शन ए है 12 दिसंबर 1984 में, 12 दिसंबर 1995 में, 12 दिसंबर 1996 में, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो 117 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बी सही हो जाएगा। ठीक है, 12 दिसंबर 1995 को क्या हुआ, गैट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। तो गैट का अस्तित्व क्यों समाप्त किया गया था? तो गैट का जो है स्थान जो है 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, 1995 में किसकी स्थापना कर दी गई थी? WTO की स्थापना की गई थी। WTO की स्थापना कर लिया था और इसी ने इसके स्थान को ग्रहण कर लिया था WTO ने, और इसी दिन ये समाप्त हो गया था। आगे चलते हैं 118 नंबर। भारतीय राजनीति के अध्ययन की दृष्टिकोण है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए है भारतीय राजनीति के अध्ययन के कानूनी दृष्टिकोण। ऑप्शन बी है भारतीय राजनीति के अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण। सी है भारतीय राजनीति के अध्ययन के संस्थागत दृष्टिकोण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 118 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करना है और कूट की सहायता से आंसर करना है। थोड़ा बड़ा लिखा गया है इसलिए थोड़ा इसको हम ऊपर कर देते हैं। एक उपागम दिया गया, उसका उद्देश्य अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, पहले है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिया है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम है उसका किससे संबंध है, और संस्थागत उपागम का किससे संबंध है, कानूनी औपचारिक उपागम का किससे संबंध है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो कानूनी औपचारिक उपागम है उसका संबंध 2 से है। ठीक है, क्यों कि इस उपागम के अंतर्गत भिन्न भिन्न देशों में प्रचलित संविधान के आधार पर वहाँ की शासन प्रणालियाँ के संगठन ढांचे, शासन के अंगों की कानूनी शक्तियाँ और उनके परस्पर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। जहां आवश्यक हो वहां संगठनात्मक सुधार के उपायों पर विचार किया जाता है। तो जो सी का है वो सी का आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका जो बी है, बी का आंसर आपका तीसरा हो जाएगा इस तरह, और जो 4 रहेगा ए जो है, ए का आंसर आपका चौथा है। ठीक है, ए का चौथा है। तो इस तरह है। ऐतिहासिक उपागम जो होते हैं वो क्या है, इस उपागम के अंतर्गत इस तरह आप कर लेंगे, इस तरह बहुत दिख जाएगा तो आपको दिख गया होगा। ऐतिहासिक उपागम, ठीक है, ए से हो जाएगा। ऐतिहासिक उपागम क्या है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस तरह इसका मिलान कर लीजिएगा। ए का चौथे से, ए जो है ए वाला राष्ट्रीय उपागम राजनीतिक अर्थव्यवस्था इसका इससे है, और बी का 3 से है, बी का 3 से, और जो ये सी है उसका 2 से। तो इसको कर लेते हैं, उल्टा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा आंसर आपका 4 वाला सही हो जाएगा, 4 वाला आंसर सही हो जाएगा। 4 3 2 1 से मिलान करना है। तो आप एक बार देख लीजिए, दोबारा इसको रोक लीजिएगा और इस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार पूरा अच्छे से रोक लीजिए और पढ़ लीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं पा रहा है पूरा का पूरा, अब यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषता है।
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की क्या विशेषता है ये बताना है। अनुभववादी अध्ययन, विकासशील राज्यों के अध्ययन पर बल, अंतः शास्त्रीय अध्ययन पर बल, उपयुक्त सभी। तो 120 का आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी 120 का। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, इसी तरह नहीं बन पाता है। 20 क्वेश्चन बनाने का मतलब कि 2 घंटा से ज़्यादा का समय लगना, कम से कम 2 से 4 घंटे आपका समय जाता है। तो आप इस मेहनत को देखते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये दिन भर बैठकर 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करने के बाद, क्वेश्चन ढूँढने के बाद, टाइपिंग करने के बाद, फिर आंसर को खोजने के बाद कोई त्रुटियाँ नहीं है ना, तो इस तरह मतलब करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप इस चीज़ को भी देखिए और आपके बस एक जो कमेंट आता है और जो आप एक लाइक करते हैं उसके वजह से कितनी खुशी मिलती है आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए ही एक तोहफ़ा समान है। तो सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार।